ये सिद्ध हो रहा है, भ्रम है, क्योंकि टाइम जनरेट होने का मतलब ये थर्ड डिमेंशन का होना, और थर्ड डिमेंशन नहीं होने का मतलब ये टाइम नहीं है। तो कोई चीज अगर टेम्परेरी है किसी डिमेंशन के लिए तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती, ना टाइम एग्जिस्ट कर रहा है ना जगत एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ डिमेंशन कहता है कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन फोर्थ डिमेंशन ऐसा एक डिमेंशन पहुंच जाता है जहां पे अगर कोई सब्सटेंस है, कोई द्रव्य है, कोई तत्व है, कोई एलिमेंट्स हैं, वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो थर्ड डिमेंशन में होते हुए हमें जिन्हें हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। हम जैसा खाते पीते हैं हम वैसा ही खाते पीते हैं, लेकिन वास्तव में हम विचार ही खा पी रहे हैं। लगते हमें वस्तुएं हैं वो, क्योंकि वो इतने रियलिस्टिक है। आंख का मतलब वो आंख नहीं है जो ये विजिबल दिखाई दे रही है। अगर इसमें देखने की एक्सटर्नल वर्ल्ड, जॉन बर्कले का आर्गुमेंट कुछ ऐसा नहीं था जो गॉड को लेकर या सोल को लेकर था। हालांकि लोग गॉड को और सोल को भी बिना किसी इंपेरिकल एविडेंस के एक्सेप्ट कर लेता है। बर्कले उन पे क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि बर्कले एक पादरी था, और पादरी था तो उसे डेफिनेटली बाइबल को स्टैब्लिश करना था। अब बाइबल को स्टैब्लिश करेगा तो वो गॉड और सोल को तो नहीं डिनाई करेगा, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड, जो दो एक खाई खोदी थी लॉक ने प्राइमरी क्वालिटीज और सेकेंडरी क्वालिटीज के बेस पर, वो उसको चैलेंज करता है। और ऑल इन ऑल उसका मोटो ये था कि एक्सटर्नल वर्ल्ड अगर परसीव नहीं होता है, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड की बजाय सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड का डेटा परसीव होता है, तो फिर उसका बेस हमारी सेंसेस हैं। तो नॉलेज का बेस सेंसेस ही होना चाहिए, और फिर वर्ल्ड जो है उसकी जो रियलिटी है वो विद इन सेंसेस होनी चाहिए। बड़ा वियर्ड सा उसका अजम्पशन था, बट उस वियर्ड अजम्पशन के पीछे उसके पास टेक्निकल रीजंस थे। तो उन टेक्निकल रीजंस को हम डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि बर्कले की फिलोसफी वास्तव में क्यों इतनी ज्यादा वियर्ड और क्यों इतनी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल हो गई थी। लाइक प्लेटो से भी ज्यादा उसे तुच्छ मान लिया गया। ठीक है। बुक्स हैं उसकी, द न्यू थ्योरी ऑफ विजन एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज। बर्कले ने लोग के इस विचार को स्वीकार किया कि संवेदना से ही ज्ञान संभव है, परंतु उनके अनुसार बाह्य वस्तु का पृथक अस्तित्व नहीं है। उन्होंने संपूर्ण विषयगत जगत को परिकल्पना माना। जितना भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमें सामने बताई गई है, दैट इज जस्ट आवर जस्ट जस्ट दैट इज जस्ट हाइपोथेटिकल, दैट इज नॉट रियल। प्राथमिक और गौण, अब उसने अटैक किया किस पे? प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज का जो डिवीजन है उसको उसने अटैक किया। उसने कहा कि जिस बेस पर सेकेंडरी क्वालिटीज को आप इंटरनल बताने का प्रयास कर रहे हो, उसी बेस पर प्राइमरी क्वालिटीज भी इंटरनल प्रूव होती है। यानी सब कुछ इंटरनल मान लेने के कारण उसका जो फिलोसफी है वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो जाती है। उसके अनुसार जो प्राइमरी क्वालिटीज हैं वो कोई वर्ल्ड में कहीं बाहर नहीं, वस्तुओं में नहीं है, क्योंकि वस्तुएं ही नहीं है, वो केवल मन में है। इसलिए वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, केवल प्रत्ययों का अस्तित्व है। ओनली आइडियाज एग्जिस्ट। महात्मा बुद्ध की या बुद्धिज्म की जो चार स्कूल हैं, बेसिकली दो और फिर उनके चार डिवीजन हैं, जिसमें माध्यमिक है, योगाचर है, सूत्रांतरिक है और वैभाषिक है। उसमें से जो दूसरा है विज्ञानवादी कहलाते हैं, जो योगाचर जो है कि सब कुछ विद इन मी है, वही है फिलोसफी बर्कले। वह दर्शाता है कि जिन गुणों को लोक ने प्राथमिक माना है वो द्वितीयक सिद्ध हो सकते हैं, तो गुणों का कोई विभाजन संभव नहीं है। उसका जो मेथड वही सेम इंपेरिको इंडक्टिव मेथड का अधिक तकनीकी रूप से उपयोग करते हुए बर्कले ने जगत को प्रत्ययवादी ढांचे में घोषित किया। कोई वास्तविक जगत नहीं बल्कि केवल विचार ही प्रत्यय है, वास्तविक है। बर्कले को आधुनिक प्रत्ययवाद के जनक के रूप में ताज पहनाया गया है। प्रत्ययवाद का वह सिद्धांत जो मन में स्वतंत्र बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व वास्तविकता को नकारता है। उन्होंने घोषणा की कि वस्तु और कुछ नहीं बल्कि केवल गुणों का एक समूह, और गुण भौतिक नहीं बल्कि केवल हमारे मन और ईश्वर के मन के विचार हैं। प्राथमिक और गौण गुणों का अलग करना संभव नहीं है, लेकिन दोनों व्यक्तिनिष्ठ है। एक प्रश्न सीधा सीधा उठाता है बर्कले कि भाई आप जिस वस्तु को जानते हो वो वास्तव में है क्या? बोलो हम जिस वस्तु को जानते हैं वो वास्तव में वो वस्तु है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो वैसे की वैसी है। बोलो कैसे बताओगे? बोलो बताएंगे क्योंकि हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। एक तरह से टेक्निकल रूप में हम, हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके थ्रू हम उस डेटा को परसीव करते हैं। तो बोला कि आप जो डेटा परसीव करते हो वो 5 सेंसेस से आता है, कोई एक सेंस से नहीं आता।
अगर सारा डेटा अगर एक सेंस से आता, आंखें ही रंग देख लेती, आंखें ही आकार देख लिया, आंखें ही सूंघ लेती, आंखें ही ठोसपन महसूस कर लेती और आंखें ही स्वाद चख लेती, तो मैं मानता कि भाई एक ही डेटा आ रहा है। लेकिन डेटा तो 5 डिफरेंट सेंसेस से आ रहा है, और डिफरेंट सेंसेस से जब 5 डेटा 5 तरह का आ रहा है, तो आपके मन में जो वस्तु बनी हुई है वो तो डेटा का कलेक्शन है, वो तो उन आइडियाज का कलेक्शन है जो इमीडिएट परसेप्शन में हमें मिलते हैं। और अगर वो केवल क्वालिटीज का ही कलेक्शन है, तो फिर आप उसे वस्तु कैसे कह सकते हो? टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट है, वो कलेक्ट होके एक सिंथेसिस होके उसका हमारे मन में उसकी एक इमेज बनती है, एक कलेक्टिव आइडिया बनता है, पंच बनता है, उसे आप वस्तु मान रहे हो, तो ये इस बात का प्रमाण नहीं कि वैसी वस्तु बाह्य वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। वो यही कह रहा है कि बात ये है कि 5 सेंसेस एक रियलिटी है, और दूसरी रियलिटी है कि 5 सेंसेस से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज मिलती है। एक सेंस दूसरी सेंस की क्वालिटीज नहीं अडॉप्ट कर सकती, तो इसका मतलब देयर आर क्वालिटीज ओनली। और क्वालिटीज वो कहता है कि भाई मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को स्वीकार कर लूं अगर मुझे एक सेंसेस के थ्रू जो डेटा है, जो क्वालिटीज है, उनसे वस्तु ने बनते दिखाई दे। लेकिन वस्तु उन्हीं से बनती दिखाई दे रही है, तो मेरी लिमिटेशंस तो मेरी सेंसेस तक हो गई ना। और जहां तक मेरी लिमिटेशंस हैं उसके बाहर मैं किसी वर्ल्ड को मान लूं, किसी वस्तु को मान लूं, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंपेरिकल मेथड का ये तो एनक्रोचमेंट है। लेकिन ये संवेदना और विचार हमारे अपने मन की रचना नहीं है, बल्कि ये सभी प्रकार के विचारों शायद सही, चाहे हम उन्हें जानते हो न जानते हो, जगत में ईश्वर के मन के विचार हैं। हमारा मन सीमित मन है, इसलिए ये केवल सीमित विचारों को ही जान सकता है, लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर अनंत मन है जिसके पास सभी विचार है। हमारा मन ही सब कुछ है, और मन सबका एक जैसा नहीं। मेरा भी मन है और भी लोगों का मन है, और उसी तरह से ईश्वर का भी मन है। तो डेटा विद इन दिस मन ही माना जाए, इस माइंड के अंतर्गत ही माना जाए, इससे बाहर डेटा मान लेना, आइडिया मान लेना, वर्ल्ड मान लेना, इस मेथड का दुरुपयोग है। तो बर्कले जिस तरह से लॉक जो है इनेट आइडियाज पे अटैक करके रैशनलिज्म को डिमोलिश करने का प्रयास करता है, सिमिलर वे में बर्कले लॉक के प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज के बीच के जो डिफरेंस है उसको डिमोलिश करता है, और ये प्रूव करने का प्रयास करता है कि प्राइमरी क्वालिटीज आर आल्सो सेकेंडरी क्वालिटीज बिकॉज दे हैव द सेम वे टू बी परसीव्ड। तो प्राइमरी क्वालिटीज जैसे दृढ़ता, संख्या, विश्राम और गति भी मन द्वारा ही समझी जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मन के बाहर से समझी जाती है, वो कोई और चीज है जो समझने का काम कर रहा है मन के अलावा। मन के अस्तित्व के बिना इनका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। आप अपने माइंड का एग्जिस्टेंस डिनाई कर दो, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मेरे होने से वस्तुएं हैं, और मेरे होने का मतलब है मेरे मन का मन होना, मैं मेरा मन हूं। इसलिए ये जो भी सेकेंडरी क्वालिटीज की तरह मन पर निर्भर है, जो कुछ भी प्रतीत होता है हमारे मन के विचारों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो सारा अस्तित्व मन पर निर्भर है। मेरा मन है तो वर्ल्ड है, मेरा मन नहीं है तो वर्ल्ड भी नहीं है, तो मेरे मन से बाहर वर्ल्ड मानने का मतलब नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि बर्कले का कहना है कि लोक ने जिसे सेकेंडरी क्वालिटीज कहा है उसे आधार से अलग नहीं देखा जा सकता। हरे रंग को हरी चेतना से अलग नहीं देखा जा सकता। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये पहले पूछा जाता था, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता था कि गुलाब का फूल और गुलाबी रंग ये दोनों अलग हैं या एक है। बर्कले की फिलोसफी, तो बर्कले के अनुसार ये दोनों एक है। गुलाबी रंग का जो फूल है उसमें गुलाबी रंग के अतिरिक्त तो और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से वो गुलाबी रंग का फूल दिखाई देता है। उसमें 3-4 अलग अलग क्वालिटीज है, बट उससे अलग गुलाबी रंग की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर की जाएगी तो वो किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाएगी। तो गुलाबी रंग कलर जो है वस्तु से अलग एग्जिस्ट होता ही, परसीव होता ही नहीं। कलर अगर वस्तु से अलग परसीव हो जाता है, बिना वस्तु के कलर परसीव हो जाता, तब तो हम मान लेते हैं कि भाई अलग एग्जिस्टेंस रखती है क्वालिटीज। लेकिन क्वालिटीज वस्तु से अलग एग्जिस्टेंस रख ही नहीं रही है। ठीक, अतः ये गुण व्यक्तिनिष्ठ कैसे आश्रित हो सकते हैं? इसके अलावा रंग, दृष्टि, विस्तार आदि को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता। इसलिए यदि रंग मन का विचार है तो विस्तार और दृढ़ता भी विचार होने चाहिए। इस प्रकार जिन गुणों को लोक ने प्राथमिक और सेकेंडरी कहा है उन्हें मन से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी मन के ही विचार हैं। दीज आर जस्ट द थॉट्स ऑफ आवर माइंड्स। क्योंकि किसी भी एक क्वालिटी को दूसरे किसी वस्तु से अलग नहीं देखा जा सकता, तो वस्तु जो है उन क्वालिटीज का संगठन ही है।
तीसरी बात, बर्कले का कहना है कि एक ही तापमान अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दिखाई देता है। टेम्परेचर, गर्म पानी है बकेट में, उसको डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जब उसे परसीव करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फील हो सकता है। किसी को गर्म, किसी को ठंड, कम गर्म, किसी को ज्यादा गर्म लग सकता है। इसी प्रकार ठोसपन है, किसी वस्तु में वही ठोसपन नग्न हाथ को ठोस लगती है लेकिन कठोर हाथ को वह वस्तु उतनी ठोस नहीं लग, नरम हाथ को ठोस लग सकती है लेकिन कठोर हाथ को नहीं लगेगी। अपने हाथ को पहले गर्म पानी में डुबोए, फिर गर्म पानी में, गर्म पानी तो गर्म पानी होता है लेकिन गर्म पानी ठंडा लगता है। पहले गर्म पानी में डुबोइए, फिर अपने हाथ को पहले गर्म पानी में डुबोए, फिर ठंडे पानी में डुबोए, तो ठंडा पानी भी गर्म फील होने लगेगा। तो पानी तो एक जैसा ही, अलग अलग है, लेकिन वो फील हो रहा है तो इसका मतलब मेरा मन फील कर रहा है उन चीजों को। इससे पता चलता है कि प्राथमिक गुण भी इंद्रियों पर निर्भर होते हैं। एक व्यक्ति हमारे करीब होने पर बड़ा दिखाई देता है और वही व्यक्ति दूर जाने पर छोटा दिखाई देता है। एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक पत्थर भारी और हल्का हो सकता है। कहने का मेरा कुल मोटो उसका इतना है कि भाई मन जो है उस पर आपका पूरा डेटा डिपेंड हो गया है पूरा। और साथ में बर्कले की फिलोसॉफी में जो एक चीज है जिसको वो अपनी इस फिलोसॉफी के कारण टेक्निकली एक्सेप्ट करता है कि ऐसा नहीं है कि कोई डेटा सबको एक जैसा दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा डेटा, मेरा प्रत्यय, मेरी वस्तु इंडिविजुअल है। चाय जो है सबको अलग अलग इसलिए प्रतीत होती है, एक ही जितनी शुगर डाली गई चाय सबको अलग अलग इसलिए लगती है क्योंकि वो जो चाय है वो मेरे मन पे डिपेंड कर रही है और सबके मन पे इंडिविजुअल डिपेंड कर रही है और सबका वो चाय अलग अलग है। कोई भी एक नॉलेज दूसरे की नॉलेज नहीं हो सकती, कोई भी एक प्रत्यय दूसरे का प्रत्यय नहीं हो सकता। एक प्रकार से बर्कले वस्तु के अस्तित्व का विरोध करते हैं और ऐसे तर्क देकर उन्हें बेतों का साबित करने का प्रयास करते हैं। लोक का कहना है कि हमें विचारों के आधार के रूप में बाह्य वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। बर्कले ने पूछा, लोक ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला है कि वस्तुएं अज्ञात और अज्ञेय हैं? यदि यह अज्ञात और अज्ञेय है तो इसके अस्तित्व का दावा कैसे किया जाता है? भाई मैं ये भी कैसे कह सकता हूं कि वो है जबकि मैंने कह दिया कि अज्ञात और अज्ञेय है? आप जाने ही नहीं उसको और आपने क्लेम कर दिया कि कुछ है बाहर। ये विरोधाभासी है, केवल विचार ही जानने योग्य है, इसलिए केवल उन्हीं के अस्तित्व के बारे में कहा जा सकता है। हमारे नॉलेज का बेस जो है वो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, इसलिए उन्हीं का दावा किया जा सकता है। हमारे नॉलेज का बेस वस्तुएं नहीं है, इसलिए वो डिक्लेयर करता है टू बी इज टू बी परसीव्ड, एसे इज टू परसीपाई, सत्ता दृश्यता। बर्कले, लॉक और इवन डेविड ह्यूम की जो फिलोसफी है उसमें, डेविड ह्यूम में तो फिर भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों में गुण का मतलब प्रत्यय ही है। गुण जो है वो प्रत्यय ही है और प्रत्यय के लोक ने 4 डिवीजन किए थे, याद हो? सरल प्रत्यय बोला था उसने, इमीडिएट परसेप्शन। तो जो एक इंद्र से मिल रहा है वो गुण मिल रहा है ना, वो प्रत्यय ही मिल रहा है, लेकिन वो सरल गुण है, सरल प्रत्यय। जैसे कलर का जो गुण क्वालिटी है, लाल जो क्वालिटी है किसी वस्तु की, वो लाल क्वालिटी लाल प्रत्यय है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा मन जो कुछ भी बनाता है वो हमारे इंद्रियों से जो मिलता है उसके बेस पर बनाता है और उसके बेस पर वो खड़ा करता है अपना वो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट प्रत्यय, आइडियाज, जो हमारे ज्ञान है, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, वही हमारा ज्ञान है। तो कहने का मतलब कुल इतना है कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज है, बस उनका फॉर्मेशन जो होता है वो मन के द्वारा उनको कॉम्प्लेक्स बनाने से होता है, मिश्रित करने से होता है। तो मन अपनी भूमिका निभाता है क्वालिटीज का सिंथेसाइज करने में। लोक का कहना है कि वस्तुओं का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि उनके बिना संवेदना नहीं हो सकती, लेकिन बर्कले का तर्क है मैं संवेदना के बिना कुछ भी नहीं जान सकता। मुझे नहीं पता कि कोई वस्तु है या नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि अनुभूति या विचार है। अगर लोग ये कह रहे कि आई डोंट नो कोई वस्तु एग्जिस्ट, आई डोंट नो वट, आई नो बट नॉट नो वट, तो जब आप जान नहीं रहे हो, लेकिन मैं इस बात के लिए तो श्योर हूं कि भाई गुणों को तो मैं जान रहा हूं, सेंसिबिलिटी तो मैं श्योर हूं। तो जिस चीज के बारे में मैं श्योर नहीं हूं मैं उसका एग्जिस्टेंस क्यों मानूं? मैं उसका मानूं जिसके बारे में मैं श्योर हूं, और श्योर मैं क्वालिटीज के बारे में हूं, तो एग्जिस्टेंस केवल क्वालिटीज का है।
या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि अनुभूति या विचार हैं, तो हमें यह अनुमान क्यों नहीं लगाना चाहिए कि वस्तु विचारों पर निर्भर है। इसके लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल विचार ही वस्तु है, विचारों के अलावा वहां कुछ और मौजूद नहीं है, वस्तु और विचार एक ही चीज है। ये मानने की बजाय कि विचार वस्तु पर निर्भर है, मैं ये क्यों नहीं मानता कि वस्तु विचार पर निर्भर है, क्योंकि मेरी पहुंच विचारों तक है, आइडियाज तक है, प्रत्यों तक है। पहाड़ियां, नदियां, महासागर, सूर्य, तारे सभी संवेदनाएं हैं, और हमारा सीमित मन उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता, तो यह अवश्य ही किसी अनंत मन द्वारा उत्पन्न किया गया होगा। प्रश्न उठता है उसके सामने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? कि ये जो जितना भी जगत है, इसमें जो क्वालिटीज हैं वो मेरे मन के अंदर ही हैं, और वही मेरा नॉलेज है। तो वो क्वालिटीज जो मैं नहीं जानता, बियॉन्ड मेरे अस्तित्व के हैं, लाइक किसी और प्लेनेट पर जो है, या ब्रह्मांड में कहीं कुछ और है, फिर वो क्वालिटीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बर्ड फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे से बाहर, मनुष्यों से बाहर। उसने कहा ऐसा नहीं है, हमसे भी ऊपर एक मन है, वो गॉड का मन है। ईश्वर एक मन है, और उसमें वो विचार रहते हैं जो आपके मन में नहीं। तो यह अवश्य ही किसी अनंत मन द्वारा उत्पन्न होगा, और वह अनंत मन ही ईश्वर है। ईश्वर इन सभी विचारों को अपने निर्धारित नियमों के अनुसार हमारे सीमित मस्तिष्क में उत्पन्न किया है। ब्रह्मांड की आध्यात्मिकता के पीछे कोई भौतिक कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता ही कारण है। वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे मन पे वस्तु निर्भर है, विचार निर्भर है, तो मेरा मन उन विचारों को जनरेट करता है। नहीं, ये ऑलरेडी ईश्वर के द्वारा जनरेट किए हुए हैं आपके मन में। ठीक है, तो ईश्वर कोई भौतिक कारण, उसका कारण कोई भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक कारण ईश्वर ही। कोई प्रश्न कर सकता है कि बर्कले के उन विचारों के बारे में बात कर रहे हैं जो भौतिकवादी नहीं है, तो क्या हम एक काल्पनिक जगत में रह रहे हैं? लेकिन बर्कले ने उत्तर दिया कि हम वस्तुओं के बारे में जो सोचते हैं वो प्रत्ययों के रूप में वास्तविक हैं, इसलिए वास्तविक हैं, लेकिन केवल विचार ही पदार्थ या वस्तुएं हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अगले में ये पॉइंट आ रहा है, वहां डिस्कस करते हैं। इसके बारे में बात करने मात्र से यही भ्रम हो जाता है कि हम विचार खा रहे हैं और विचार पी रहे हैं। तो बर्कले कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, प्रत्यय जो होते हैं वो हमें वास्तविक की तरह फील होते हैं। वही प्लेटो वाली केवल एग्री, प्रत्यय जो हमें वो वास्तविक की तरह फील होते हैं, लेकिन वो वास्तव में है प्रत्यय ही। हम जैसा खाते पीते हैं हम वैसा ही खाते पीते हैं, लेकिन वास्तव में हम विचार ही खा पी रहे हैं। लगते हमें वस्तुएं हैं वो, क्योंकि वो इतने रियलिस्टिक है। लेकिन यदि वहां केवल विचार ही अस्तित्व में है, तो वे वास्तविकता है, वास्तविक है। बर्कले काल्पनिक विचारों को वास्तविक वस्तु से अलग भी करता है। काल्पनिक विचार केवल सीमित दिमाग या हम इंसानों के दिमाग की रचना है, लेकिन वास्तविक चीज अनंत दिमाग या ईश्वर के विचार हैं। अतः स्वप्न के समान कल्पना वास्तविक अधिक सशक्त, सजीव, नियमित और स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्वप्न में जो विचार होते हैं वो है काल्पनिक, ये विचार काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। मतलब कि हम ये सोच सकते हैं कि विचार तो मेरे मन में कल्पना की तरह से हैं, वो रियल में अस्तित्व थोड़े रखते हैं, लेकिन वस्तु में अस्तित्व रखती हैं। बोले आप जिन विचारों को मन में कह रहे हो वो सिर्फ आपकी कल्पना है, वो स्वप्न के समान है। लेकिन ये जगत की जो वस्तुएं हैं, जो आपको मैं विचार बता रहा हूं, वो सत्य विचार हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वस्तुओं के रूप में नहीं, विचारों के ही रूप में, आइडियाज के ही रूप में। विशिष्ट वस्तुओं के सामान्य विशेषताओं को सम्मिलित करके और एक विशिष्ट नाम देकर अमूर्त प्रत्यय बनता है। लोक के अनुसार यह अमूर्त प्रत्यय नाम मात्र है, इसके अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। बर्कले लोग के इस मत को नहीं मानते, उनके अनुसार अमूर्तीकरण असंभव है। ये बर्कले पे एक और अटैक था उसका, एब्स्ट्रैक्शन इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा तो यूनिवर्सलिटी आ जाएगी, सभी विचार फिर सबके मन में एक जैसे होंगे, फिर ईश्वर के मन में भी वैसे ही होंगे, और फिर वो यूनिवर्सल होते हुए साथ में वो मौलिक हो जाएंगे। बर्कले इस पर अटैक करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जो लास्ट स्टेज पे, छठी स्टेज पे लोग अपने ज्ञान की प्रक्रिया में छठी स्टेज पर जो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और नॉमिनलाइजेशन करता है या नाम देता है उसका, तो वो उस तरह से नहीं, वो एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कैसे कोई एक ऐसा मूर्त प्रत्यय बन सकता है जिसमें विरोधी गुण सम्मिलित हो, अतः जो भी प्रत्यय मन में है वह विशिष्ट हैं। आप एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हो, कैसे कोई एक ऐसा मूर्त प्रत्यय बन सकता है जिसमें एक 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 ऑरेंज का एक ऐसा प्रत्यय, या एक बोतल का प्रत्यय ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें बड़ी बोतल भी आ जाए, एक छोटी बोतल भी आ जाए, कांच की बोतल भी आ जाए, मिट्टी की बोतल भी आ जाए, गोल बोतल भी आ जाए, मतलब हर प्रकार की बोतल, जो हजारों डिजाइन है बोतल के, वो एक ही बोतल के प्रत्यय में कैसे समा सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी प्रत्यय मन में बनते हैं वो सबके सब विशिष्ट हैं, कोई भी प्रत्यय यूनिवर्सल नहीं है।
किसी भी ऐसी वस्तु का अस्तित्व असंभव है जो किसी भी मन के प्रत्यय का विषय ना हो। अस्तित्व का अर्थ है प्रत्यक्ष किए जाने से। जो मानव मन का प्रत्यक्ष नहीं है वह अवश्य ही ईश्वर के मन का प्रत्यक्ष है। ऐसी वस्तु का अस्तित्व नहीं माना जा सकता जो मन से स्वतंत्र हो, क्योंकि भाई हो ही नहीं सकता ना। ज्ञान या वस्तु का जो ज्ञान बनता है वो तो मन के थ्रू ही बनता है, तो मन से स्वतंत्र तो कुछ नहीं माना जा सकता। और अगर कुछ मन पे डिपेंड कर रहा है तो फिर मन में ही है। जो हमारे मन का प्रत्यक्ष नहीं है वो ईश्वर के मन का प्रत्यक्ष है। आत्मा अभौतिक और सक्रिय द्रव्य है। आत्मा के संबंध में कोई प्रत्यय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि समस्त प्रत्यय स्वयं में निष्क्रिय अवस्थित होते हैं, जबकि आत्मा सक्रिय होती है। आत्मा भी एक प्रत्यय है और पूरी तरह से अभौतिक है, लेकिन आत्मा का प्रत्यय इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो सक्रिय द्रव्य है। बाकी प्रत्यय खुद आत्मा बनाती है, आत्मा दे परसीव करती है ना, सक्रिय होकर। मेरा मन सक्रिय होकर चीजों को परसीव करता है ना, तो मन का प्रत्यय नहीं बन सकता। प्रत्यय उनका ही बनेगा जो मन के अंदर है। बर्कले दो प्रकार के प्रत्यय मानते हैं। एक तो इमेजेस, जो व्यक्ति के अपने संकल्पों का परिणाम और इच्छानुसार परिवर्तित की जा सकती हैं, और दूसरा वस्तुएं जो ईश्वर पर संकल्प से उत्पन्न होती हैं। अगर मैं कह रहा हूं रेफ्रिजरेटर एक वस्तु है, तो रेफ्रिजरेटर चाहे वो पास्ट में है चाहे वो फ्यूचर में है, वो ईश्वर के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, वो सदा रहेगा, चाहे वो कैसा ही मॉडिफिकेशन हो जाए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसके किसी भी तरह होने की परिकल्पना कर सकता है। तो ये इमेजेस होती हैं, जस्ट वस्तुएं नहीं होती। एक ऐसा रेफ्रिजरेटर की मैं कल्पना कर सकता हूं जो हरी पत्तियों से बना हुआ है, बट दैट इज जस्ट इमेजिन। वो इमेजेस हैं, वो दिमाग में सिर्फ इमेज बनती है। और जो रियल वस्तुएं हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन्हें हम परसीव करते हैं, वो मेरे द्वारा परिकल्पना से नहीं बनाई जा सकती। तो वो ईश्वर संकल्प से उत्पन्न होती है, उनका कारण ईश्वर में है। ये बर्कले है, कुछ खास इसमें है नहीं, सिंपली एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है लोग का, और पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड है। और उसने साबित करने का यही प्रयास किया कि जगत जो है वो गुणात्मक है, जगत जो है भौतिक नहीं है, प्रत्यात्मक है, इसलिए वो ईश्वर द्वारा निर्मित है और वो शुद्ध है। मन सक्रिय है, एक द्रव्य है मन, जो कि अभौतिक है। उस मन के द्वारा, उस मन में ईश्वर ने प्रत्यय डाल दिए, क्रिएट कर दिए। अब वो मन जब चाहता है उन प्रत्ययों को जनरेट कर लेता है, वस्तु को जनरेट कर लेता है। इंद्रियों का अस्तित्व नहीं है, इंद्रिय सिर्फ प्रत्यय के समान है, ठीक है। और ये इंद्रिय मन के भाग हैं, मन का मतलब ही है ये इंद्रिय होना। मन एक आत्मा है और उसके मन और आत्मा यानी दोनों मिले हुए हैं। मन का भाग जो इंद्रिय है, आत्मा सक्रिय होकर उन इंद्रियों का उपयोग करके वस्तुएं जनरेट करती है। ये दिखाई देने वाले इसलिए दिखाई देने वाले हैं, मैं अपनी आपकी आंख को नहीं देख सकता। तो आंख का मतलब वो आंख नहीं है जो ये विजिबल दिखाई दे रही है। अगर इसमें देखने की क्षमता हो तो इसको बाहर निकाल दो, फिर भी देखती रहेगी। देखने का काम मन कर रहा है इन आंखों के थ्रू। दीज आर जस्ट सम मीडियम्स। आंख तो अंधे के पास भी होते, देखती क्यों नहीं है? या कहें तो किसी पागल आदमी के पास भी आंखें होंगी, वो देख भी रहेंगी, लेकिन देखकर भी नहीं देखती है वो, क्योंकि देखने का काम मन करता है अपनी इच्छा से, अपनी सक्रियता से। ये तन्मात्र है। जिस तरह से सांख्य फिलोसफी में 5 तन्मात्र और 5 इंद्रिय बताई गई हैं, तो तन्मात्र अलग हैं। तन्मात्र वो शक्ति है जो इंद्रियों का उपयोग करके उस जो पांचों जो सेंसेशंस हैं उनको, उनका उपयोग करते हैं। वो सेंसेशन तन्मात्र हैं, इंद्रिया नहीं है। नहीं, ये फिजिकल कुछ नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं है। जो प्रूव हो रहा है भ्रम है, पूर्व ये सिद्ध हो रहा है भ्रम है, क्योंकि टाइम जनरेट होने का मतलब ये थर्ड डिमेंशन का होना, और थर्ड डिमेंशन नहीं होने का मतलब ये टाइम नहीं है। तो कोई चीज अगर टेम्परेरी है किसी डिमेंशन के लिए, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती। ना टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, ना जगत एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो सोल तक पहुंचने का काम है वो फिलोसॉफिकल कर रहा है, साइंस एनर्जी तक रुक जाता है। और साइंस की जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी नहीं है जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में एनर्जी देखते हैं। वो ऐसी एनर्जी है जो शुद्ध एनर्जी है, जिसमें मैटर का लेश मात्र भी नहीं। यानी कि ये जो मैटर है,
ये मूल रूप में एनर्जी है, और एनर्जी जब डिमिनिश होती है, अपनी गति में विराम लगाती है, तो मैटर क्रिएट होता है, और मैटर अपनी गति को वापस उसी लेवल पे ले जाता है अल्टीमेट स्पीड पर, तो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैटर और एनर्जी आपस में कन्वर्टिबल है। फोर्थ डिमेंशन कहता है कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन फोर्थ डिमेंशन ऐसा एक डिमेंशन पहुंच जाता है जहां पे अगर कोई सब्सटेंस है, कोई द्रव्य है, कोई तत्व है, कोई एलिमेंट्स हैं, वो बिल्कुल ही अलग हैं, जो थर्ड डिमेंशन में होते हुए हमें जिन्हें हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, जिनका हम कुछ पता ही नहीं सकते। यानी कि वो ऐसे है कि जैसे मैं इस किनारे पे खड़ा हूं और उस किनारे पे अपने आप को खड़ा करना चाहूं, इस किनारे पे खड़े खड़ा, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिर्फ देख सकता हूं कि वो किनारा है, बट मैं वहां हो नहीं सकता, और जब तक मैं वहां ना हो जाऊं तो मैं पता ही नहीं कर सकता वहां क्या है। ये कैसी लिमिटेशन है। तो इससे ये हाइपोथेटिकली प्रूव होता है, शंकराचार्य जैसे लोग उनका फिलोसोफर्स का, कि भाई आत्मा को हमने प्रकाश कहा है, तुम्हें पता हो, केवल लाइट है जो मैटर नहीं है रत्ती भर भी, केवल लाइट ही है जो रत्ती भर भी मैटर नहीं है, और इसीलिए वो उस स्पीड पे होती है जिस स्पीड पे टाइम स्टॉप है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और ओमनी प्रेजेंट, यानी टाइम और स्पेस से परे किसे माना गया है? आत्मा को। क्योंकि टाइम और स्पेस में होते ही कोई पैदा होगा, कोई मरेगा, और वो ना पैदा होते ना मरते हैं। तो हाइपोथेटिकली हम एक इन डेप्थ ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने जिसे आत्मा कहा है वो साइंस प्रूव करके दे रहा है, बट वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज हम उस तक टच भी नहीं कर पा रहे हैं। सी स्क्वेयर का मतलब ये है कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर एनर्जी और मास कन्वर्टिबल है तो उसको सी की स्पीड पे जाना पड़ेगा, कांस्टेंट स्पीड पे होना पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट स्पीड का कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट स्पीड को स्क्वेयर करना पड़ेगा, स्पीड वही रहेगी। स्क्वेयर स्क्वेयर इसलिए लगाया कि हम इस वर्ल्ड में अगर एनर्जी मास को कन्वर्ट करना चाहें आपस में, तो सी की स्पीड को डबल करना पड़ेगा। तो सी चाहे डबल करो चाहे सिंगल करो, सी ही रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगी, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन जब वो मास के साथ मिलकर अपना काम करेगी तो मास को डबल स्पीड का होना पड़ेगा। ध्यान दो, उसमें मैंने बताया है कि जब मास, हम किसी स्पेस जेट से तैर रहे हैं और हम उसे कांस्टेंट स्पीड पे ला रहे हैं, तो होता क्या है कि हम उसे ला ही नहीं सकते उस स्पीड पे। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उसके लिए हमें इनफाइनाइट मैटर चाहिए। क्यों चाहिए इनफाइनाइट मैटर? क्योंकि जब मैटर एक लाइट की स्पीड के आसपास जाने लगता है, तो मैटर जो होता है उससे जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी वापस उसी मैटर को और ग्रो करने में लग जाती है। तो हमें एनर्जी डबल चाहिए। लाइट का वेट मान नहीं सकते ना, मास ही तो वेट है। मास जो होता है वो जब ग्रेविटी में आता है तभी तो वेट बनता है। मास का मतलब वजन नहीं है। मास को और वेट को थोड़ा अलग करो। मास का वेट वजन नहीं है, मास का मतलब है किसी वस्तु का वो वजन जो बिना ग्रेविटी की कंडीशन में होता है। और बिना ग्रेविटी की कंडीशन में किसी में भी कोई वजन नहीं होता। किसी में भी कोई वजन नहीं होता। ग्रेविटी ग्रेविटी में 1 किलोग्राम भी और 1000 किलोग्राम भी जो ग्रेविटी में होता है वो इक्वल है। ठीक है, मास वहां इक्वल है। तो ग्रेविटी जब आती है तब उसका फर्क आता है कि इसमें मास ज्यादा है तो वो तेजी से नीचे जाएगा, इसमें मास कम है तो कम तेजी से नीचे जाएगा। तो ग्रेविटी उस चीज को वेट बनाती है। तो मास और भार दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेट नहीं होता, वो मास होता है। उसमें मास और वेट मतलब वो बड़ा छोटा हो सकता है मास के कारण। मास का मतलब उसका स्टफ, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स, कौन कौन से एटम्स मिले हुए हैं। तो वो, अब एक सोचने वाली बात है, कितना भी बड़ा सैटेलाइट हो, अर्थ की कक्षा में वो उसी कक्षा में घूमता रहता है जहां पर एक वो पॉइंट है जो जहां पे जीरो ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाती है। उस क्लास में वो घूमते रहते हैं, वो बेल्ट में घूमते हैं। तो वो चाहे कितना भी बड़ा हो कितना ही छोटा हो, वो उसी तरह से घूमेंगे, क्योंकि वहां पे उनका कोई वेट नहीं है, इक्वल वेट है। तो वेट का लेना देना ग्रेविटी से, और मास का लेना देना है ब्लैंक स्पेस से।